मौलाना को बताया कि हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे शुरू, उनमें क्या कुछ हुआ, हमारी जो नशस्तें हुई उसमें क्या कुछ हुआ, हमारे मुतालबात क्या थे, हुकूमत का रद्द अमल क्या था, और ये तमाम सूरत हाल जो है इसमें हमारा खुलूस नीयत शामिल था। इसके साथ साथ हमने मौलाना को बताया कि आगे अब इस कौम के लिए बहुत बड़ा एक मरहला है इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ। आप जानते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दो दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के उनकी जो मुद्दत है ओहदे की वो ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से नई तैनाती बहुत ही एक ज़रूरी अमल है। उसके लिए उमर अयूब साहब बतौर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन 15 जनवरी से ख़त लिख बैठे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली को। पार्लिमानी कमेटी जो बननी है अभी तक नहीं बन पाई, इस हवाले से भी मशावरत हुई। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठ कर सोचना होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की बका किस तरह मुमकिन बनाई जाए। तो इस हवाले से भी मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी और हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना ने वादा किया है कि वो हमसे इस बारे में मज़ीद नशस्त करेंगे और एक लाए अमल जो है इंशाअल्लाह हम मुरतब करने में कामयाब होंगे। तो आज हमारी कुछ अरसे के बाद मुलाकात बहाल हुई है JUI के साथ, मौलाना साहब के साथ, मौलाना के रुफ़क़ा मेरे साथ खड़े हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। हम सब मिलकर इस बारे में अब समझते हैं कि हमें सोचना है, पूरी कौम को दावत देनी है कि इस मुल्क में जमहूरियत, शराफत, इंसानी हुकूक की बका कैसे मुमकिन बनाई जाए। आइन को इस वक्त जो एक ख़तरा है मैं समझता हूँ, मुकम्मल उसकी तहलील हमारे सामने है। कोई भी आइनी हक़, हमारा हक़ आवाज़ बुलंद करने का, आपने देखा पीका के साथ क्या हुआ है। सहाफ़ती बरादरी इस वक्त मुजरिम बन चुकी है। आपकी किसी भी गुफ्तगू पर आपको मातूब किया जा सकता है, आपके ख़िलाफ़ मुकदमे बन सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बन सकते हैं। जो हमारा आइनी हक़ है इकट्ठे खड़ा होने का, वो हक़ भी जो है हमसे छीन लिया गया है। इकट्ठे खड़े होने पर भी मुकदमा बनता है। हमारा हक़ है सड़क पे चलना, आर्टिकल 15 आइन का हमें यह हक़ देता है, वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो अब हमने मिल बैठकर इस मुल्क में मैं समझता हूँ आइनी अख्तार के अहया की बात करनी है। आइन को हमने बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिले हैं, हम महमूद खान अचकज़ई साहब से मिले हैं, दीगर दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं। हम सिंध जाएंगे, वहाँ भी हम हर एक से मिलेंगे। हमने मारंग बलोच से भी बात करने का फ़ैसला किया है। हम पूरे पाकिस्तान को अब दावत दे रहे हैं कि आइनी अख्तार के लिए इस एक नुक्ते पर हम खड़े हो जाएँ, आइन की बका के लिए। तो इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि अब हम सही समत में चल रहे हैं और पूरी कौम इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी। उमर साहब। कामरान साहब आप पहले बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, मैं आ जाता हूँ, आप इधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के और इनकी सारी टीम का। इन्होंने मेहमान नवाजी की। यहाँ पे जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे और बड़े तफसीलन आपको बताया, पस मंज़र बताया और बताया कि हम लोग जमहूरियत की फ़लाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त जो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत के साथ, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे अनमॉनिटर्ड माहौल में, वो नहीं हो सकी। मेरे साथ यहाँ पे साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब अभी खड़े थे, वो अभी मेरे ख़्याल यहीं फ़ोन सुन रहे हैं। उनके मदरसे पे उनको अरेस्ट करने का पूरा एक प्लान था और प्लान क्या एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे तकरीबन 4 DSPs और 150-200 पुलिस वाले आके उन्होंने हवा बोला, धावा बोला और वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो निकल के आए। कल भी हमारे मियाँ गौस साहब मेंबर नेशनल असम्बली को लाहौर में डिफेंस में से उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनको चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, दरवाज़े तोड़े गए। तो ये हालात जो हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है इनकी ये बात करनी कि मुज़ाकरात आगे जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है कि जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, वो उसके ऊपर कोई वो नहीं हो। और सबसे अहम बात यह है कि जो
साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे रेड, और उसके साथ साथ सिर्फ एक बात करनी थी कि हम लोग ये कमीशंस बनाने जा रहे हैं, और उनको हमने तीसरी नशिस्त में बवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये होने चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, और ये प्रिकर्सर है या प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशिस्त का, वो नहीं हो सका, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए। इस आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो आपका पीका लॉ में अमेंडमेंट है और पाकिस्तान डिजिटल एक्ट जो अभी बना है, पाकिस्तान डिजिटल एक्ट आप सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात के लिए और पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हज़रात आप सुन रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं, ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। और आखिर में ये बात करूँगा कि एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा को जो मनफी रोल था उसको हम लोग कंडेम करते हैं, जो उस कमिश्नर्स ने काम किया जो इलेक्शंस के हवाले से, और इसलिए हम लोग अपोजिशन पार्टीज़ को रीच आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मुशावरत के साथ सही नाम उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। तो वो सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है ये दोस्त बता सकते थे, या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन आप सबको पता है कि इलेक्शन सारा धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके, या ये 2 मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बातें इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी 2 चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे, मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई, इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको बता कि आगे मामलात को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलतफहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मेकनिज़म जो है हमने बनाया है वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अज़ान हो गई है,
آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. دعا کریں. نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی. نماز لمبی ہوتی ہے ہماری. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اس سے قبل بھی ملاقاتیں ایک اس سے قبل بھی ملاقات جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے اس سے میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی صاحب کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات چلی، بیک گروپ کی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نظر انداز کیا گیا. تو کیا ان کے ساتھ، یہ سوال میرے سے تو نہیں بنتا، آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا کر کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بھلا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے، بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں لکھی. ایک سوال کامران صاحب آپ سے اور ایک عمر ایوب صاحب آپ سے. عمر ایوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے اب؟ یہ سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ بھی آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگوں کے یہی تفاضلات تھے. چلیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے، کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی. یہ نمبر ایک دیکھیں، ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی. وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا. پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں. 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں. پر انہوں نے نہیں کیا.